हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल AK एकेडमी में। दोस्तों, आज की क्लास का टॉपिक है भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद। ये टॉपिक है और ये जो टॉपिक है आपके पेट के एग्ज़ाम में यानी पेट 2022 के एग्ज़ाम में पूछा जाना है और ये टॉपिक जनरल अवेयरनेस का है। तो चलिए एक बार नज़र डाल लेते हैं कि जो पेट का जो सिलेबस है उसका पार्ट एक है सामान्य जागरूकता यानी जनरल अवेयरनेस। उसमें कौन कौन से टॉपिक हमारे हो चुके हैं तो चलिए देख लेते हैं। भारत के पड़ोसी देश, ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। देश, राजधानी एवं मुद्रा, ये भी टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ये भी टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। और एक टॉपिक और है ये प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, ये भी टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों, अगर ये क्लासेस आप लोगों ने मिस कर दी है तो चैनल पे जा कर के इन क्लासेस को आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और जिन लोगों ने क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और क्वेश्चन नंबर पहला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, बहुत ही आराम से हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि ये सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको पढ़ने से आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इससे बाहर क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है कि पेट के एग्ज़ाम में आएंगे। इनको अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ से एक या दो नंबर का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका 20 सीटें आरक्षित हैं। ठीक है, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपके लिए बनाए गए हैं तो इनको भी अच्छे से देखते चलिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकते हैं। तो पॉइंट्स हर क्वेश्चन के नीचे 2-2, 3-3 पॉइंट्स बनाए गए हैं, इनको अच्छे से पढ़ते चलिए। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में क्या दिया है देख लेते हैं। लोकसभा में सीटों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। कितनी? लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 552 हो सकती है, जिसमें 2 आंग्ल भारतीय को समाप्त कर दिया गया। यानी पहले 552 थी, इसमें 2 सीटें जो है NRI यानी आंग्ल भारतीय की हुआ करती थी, जिनको अब समाप्त कर दिया गया है। तो अब ये सीटें कितनी हैं? 550। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 552 की अगर बात करें तो 552 में 20 सीटें जो हैं संघ शासित प्रदेश की होती हैं, यानी 20 सदस्य संघ शासित प्रदेश से आते हैं और 530 सदस्य राज्यों से आते हैं और 2 हमारे आंग्ल भारतीय होते हैं। ठीक है, लेकिन इनको अब समाप्त कर दिया गया है। अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 545 सीटें लोकसभा में आरक्षित हैं। याद रखिएगा, अगर आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में लोकसभा में कितनी सीटें हैं तो आप लोग ऑप्शन को चेक करिएगा। अगर ऑप्शन में 550 दिया है तो आप लोग 550 को ही टिक करिएगा। अगर 550 नहीं दिया है, 545 दिया है तो 545 को टिक करिएगा। अगर क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन दिए हैं तो आप लोग 550 को ही टिक करिएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या है? लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा 1/10, यानी लोकसभा का कोरम कुल सदस्य का 1/10 होता है। चलिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। अनुच्छेद 103, अनुच्छेद नंबर जो है 103 के तहत कोरम कुल सदस्य की संख्या का 1/10 होता है। यानी अनुच्छेद 103 में यह बताया गया है कि क्या बताया गया है? कोरम कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगर
आप लोगों को पता ना हो कि कोरम किसको बोलते हैं, तो आप लोग देख लीजिए कोरम किसको कहा जाता है। यानी कोरम किसी सभा, संसद, सीमित या कार्यकारिणी बैठक के लिए आगत न्यूनतम सदस्यों की संख्या को कोरम कहा जाता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए एक पॉइंट और दिया है, देख लेते हैं। विपक्ष के लिए भी इतनी सीटें यानी 1/10 होना अनिवार्य है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। और तीसरा नंबर हमारे पास क्वेश्चन क्या है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। तो किस आधार पर, तो आंसर क्या हो जाएगा, जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं, वो देख लेते हैं। क्या बताया गया है कि अनुच्छेद 81(2), अनुच्छेद नंबर 81(2) में यह बताया गया है कि जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में सीटें आवंटित होती हैं। यानी अनुच्छेद 81(2) में यह बताया गया है कि जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में सीटें आवंटित होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया है, आइए देख लेते हैं। सभी पॉइंट्स दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है 1971 में जनसंख्या के आधार पर, जब 1971 की जनगणना हुई थी तो उस समय जनसंख्या के आधार पर ये सीटें आवंटित की गई थी। और 226 यानी और 226 तक यथावत रहेंगी, याद रखिएगा। यानी 1971 की जनसंख्या के आधार पर यह सीटें आवंटित की गई थी और 226 ईस्वी तक ऐसी ही यथावत रहेंगी। तो ईयर याद रखिएगा आप लोग, ईयर इम्पॉर्टेंट है। चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन की बात करें, कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है। तो आंसर हो जाएगा स्पीकर यानी अध्यक्ष जो है अपने पद की शपथ नहीं लेता है। चलिए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष यह अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं। कौन कौन, तो लोकसभा अध्यक्ष हो गया, उपाध्यक्ष हो गया, ये अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं। ये नेक्स्ट पॉइंट है, ये संसद के सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं। ये संसद के सामान्य रूप में सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका 9 निर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को, यानी 9 निर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम यानी जो जिसकी उम्र सबसे ज़्यादा हो, यानी एक्सपीरियंस पर्सन को नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो चलिए इसमें कुछ पॉइंट्स बनाए गए हैं वो देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार थे, याद रखिएगा। जो 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर थे वो कौन थे, तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। प्रोटेम स्पीकर का कार्य नवनिर्वाचित संसद सदस्यों को शपथ दिलाना है। इनका कार्य क्या होता है प्रोटेम स्पीकर का, कि नवनिर्वाचित संसद के सदस्यों को शपथ दिलाना होता है। उसके बाद ये अपने पद से स्वतः अलग हो जाते हैं, यानी ये त्यागपत्र दे देते हैं। बस इनका कार्य इतना ही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में कुछ कथन, लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में कुछ कथन बताए गए हैं। तो कौन कौन से हैं, तो उनको देख लेते हैं। तो पहला कथन बताया गया है, पहला कथन है निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। दूसरा बताया गया है निर्वाचन का संचालन निर्वाचन आयोग करती है। दूसरा नंबर बताया गया है निर्वाचन का संचालन कौन करता है, तो निर्वाचन आयोग करता है। ठीक है, तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर बताया गया है कि निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को निर्वाचन आयोग के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है। और अनुच्छेद 324 खा में इस बात का उल्लेख किया गया है। तो किस बात का उल्लेख, कि निर्वाचनों के
लिए मतदाताओं की सूची को निर्वाचन आयोग के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है। इसका उल्लेख किसमें किया गया है? तो अनुच्छेद 324 खा में किया गया है। अनुच्छेद जरूर याद रखिएगा, सभी के अनुच्छेद बताए गए हैं। चलिए चौथा नंबर देखते हैं पॉइंट्स। निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसके निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी वृंद कराते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है, तो कब कब समाप्त की जा सकती है? तो आंसर हो जाएगा आपका स्थगन द्वारा, दूसरा सत्रावसान द्वारा और तीसरा विघटन द्वारा। यानी स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, विघटन द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। तो स्थगन प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिएगा। जो स्थगन का प्रस्ताव है ये किसके द्वारा लाया जाता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, यानी स्पीकर के द्वारा लाया जाता है। और क्या बताया गया है? दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट बताया गया है कि सत्रावसान और विघटन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, यानी इसके द्वारा लाया जाता है। याद रखिएगा। ठीक है, यानी स्थगन प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लाया जाता है और सत्रावसान और विघटन राष्ट्रपति के द्वारा लाया जाता है। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। सत्रावसान का कार्य अनुच्छेद 85(2) के तहत और विघटन का कार्य अनुच्छेद 200, एक मिनट रुकिएगा, विघटन का कार्य अनुच्छेद 85(2) खा के तहत, ये राष्ट्रपति के तहत किया जाता है। यानी सत्रावसान का जो कार्य है अनुच्छेद 85(2) के तहत और विघटन का कार्य अनुच्छेद 85(2) खा के तहत किया जाता है। और इनको कौन लाता है? तो ये राष्ट्रपति के तहत लाया जाता है या किया जाता है। तो इन पॉइंट्स को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 8वां नंबर देखते हैं क्वेश्चन। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। तो कैसे भंग किया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। यानी प्रधानमंत्री सिफारिश करेगा और राष्ट्रपति उसको भंग करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो आप लोग बताएंगे 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। यानी यहाँ पे साफ साफ पूछा गया है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए, यानी एसटी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो 84। इसमें कुछ पॉइंट्स बताए गए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा। क्या बताया गया है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति की सीटें 84 हैं, एसटी नहीं, आप मान के चलिए एससी। ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए। ठीक है, यहाँ पे हमने शायद गलत बोल दिया कि अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए जो सीटें हैं 84 सीटें हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया गया है, उसको देख लेते हैं। इसमें क्या बताया गया है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति की सीटें 84 हैं, यानी एससी की, तथा अनुसूचित जनजाति की सीटें 47 हैं, यानी एसटी की। अनुसूचित जनजाति को एसटी बोला जाता है। एसटी की सीटें कितनी हैं? 47 हैं। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो कितनी सीटें हो जाएंगी? 84 + 47 = 131 सीटें। ठीक है, ये लोकसभा में आरक्षित सीटें हैं। अगर सिर्फ बोला जाए कि लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या बताइए, तो आप लोग सिर्फ क्या बताएंगे? 131 सीटें। अगर किसी एक को इंडिकेट करके बोला जाता है, जैसे अनुसूचित जाति की सीटें बतानी है तो 84, अनुसूचित जनजाति की सीटें बतानी है तो 47 आप लोग बताएंगे। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन,
10वां नंबर क्वेश्चन की बात करें, कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा यानी क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है? बताना है तो आंसर हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख जो है लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र का सबसे बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, याद रखिएगा लद्दाख। आगे बढ़ते हैं, आगे पॉइंट्स क्या बताया गया है वो देख लेते हैं। दूसरा सबसे, पहला क्या है लद्दाख है, दूसरा सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन हो जाएगा? तो जैसलमेर। क्या बताएंगे? तो जैसलमेर। अगर तीसरा की बात करें तो तीसरा सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र क्या हो जाएगा? कच्छ हो जाएगा। चौथा यहाँ पे बताया गया है, चौथा सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वी अरुणाचल। क्या हो जाएगा? पूर्वी अरुणाचल। तथा 5वें नंबर पर कौन आता है? तो पश्चिम अरुणाचल है। ठीक है, याद रखिएगा। और सबसे छोटा की बात करें तो सबसे छोटा लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र कौन है? तो दिल्ली का चांदनी चौक। याद रखिएगा, दिल्ली का चांदनी चौक सबसे छोटा लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आप लोग बताएंगे 6 वर्ष का होता है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में किया गया है। कहाँ किया गया है? तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राज्यसभा का जो उल्लेख है अनुच्छेद 80 में किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसकी सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो आप लोग बताएंगे 250। किसकी? तो राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है। चलिए आगे देखते हैं, वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आप लोग बताओगे 245 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट, राज्यसभा के अन्य नाम, यानी राज्यसभा को किन किन नामों से और जाना जाता है? तो आप लोग बताएंगे स्थायी सदन, उच्च सदन, कभी ना भंग होने वाला सदन। ये राज्यसभा के अन्य नाम है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया गया है कि इसमें 1/3 यानी 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल में अवकाश लेते हैं। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें 1/3 यानी 1/3 सदस्य कुल सदस्यों के प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल में अवकाश लेते हैं। अगला पॉइंट है, राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आप लोग बताएंगे 30 वर्ष होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट है, आयु वगैरह पूछता है। तो राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए तथा वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, अगला है, अनुच्छेद 83(1) के तहत राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। यानी अनुच्छेद 83(1) में क्या बताया गया है कि राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं होता है। चलिए आगे 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है, कितनी है? तो आप लोग बताएंगे 25 वर्ष। यानी लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी वर्ष की आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, न्यूनतम आयु। चलिए अगला पॉइंट इसमें क्या बताया गया है, न्यूनतम आयु सीमा का निर्धारण अनुच्छेद 83(3) के तहत लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों के लिए किया गया है। यानी अनुच्छेद 83(3) में यह बताया गया है कि न्यूनतम आयु सीमा का निर्धारण इसमें बताया गया है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा के सदस्यों की बात की जाए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट इसमें बताया गया है, राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु, राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। और लोकसभा के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति कौन कौन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आप लोग बताएंगे 25 वर्ष होनी चाहिए। 1 नंबर का ये सवाल क्वेश्चन जरूर आता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या राज्यपाल की न्यूनतम आयु यानी बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। हर साल यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। अगला 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है?
कौन सा राज्य ऐसा राज्य है जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि भेजता है? तो आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। उत्तर प्रदेश लोकसभा में 80 सदस्य तथा राज्यसभा में 31 सदस्य भेजता है। यानी उत्तर प्रदेश जो है लोकसभा में 80 सदस्य तथा राज्यसभा में 31 यानी 31 सदस्य भेजता है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, भारत की संसद में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताना है। तो आप लोग बताएंगे गणेश वासुदेव मावलंकर, यानी जिनको जीवी मावलंकर बोलते हैं। और ये कब से कब तक रहे? तो 1952 से 1956 तक रहे। ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। कौन थे? तो जीवी मावलंकर, यानी इनका पूरा नाम क्या है? गणेश वासुदेव मावलंकर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें देख लेते हैं। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? ये भी कभी कभी पूछ देते हैं कि लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग बताएंगे सरदार हुकुम सिंह थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवी मावलंकर की मृत्यु के बाद अध्यक्ष कौन बना? तो आप लोग बताएंगे M.A. अयंगर निर्वाचित हुए। यानी जीवी मावलंकर की मृत्यु के बाद लोकसभा के अध्यक्ष कौन बने? तो M.A. अयंगर बने। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? राज्यसभा के लिए जो प्रथम नामित अभिनेत्री है उनका नाम बताना है। कौन थी? तो आप लोग बताएंगे नरगिस दत्त। नरगिस दत्त ये प्रथम जो है अभिनेत्री थी राज्यसभा की नामित। ठीक है, ये कब से कब तक रही? तो 1980 से 1981। नरगिस दत्त ये संजय दत्त की मदर थी। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं। दूसरी अभिनेत्री कौन थी? प्रथम अभिनेत्री तो नरगिस दत्त थी, दूसरी अभिनेत्री तो जयललिता, और अगर तीसरी अभिनेत्री की बात करें तो वैजंती माला। अगला बढ़ते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसे सौंपता है? उपाध्यक्ष को सौंपता है। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपता है, यानी दोनों एक दूसरे को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। उपाध्यक्ष अध्यक्ष को, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को। ठीक है, इसमें अगला पॉइंट देख लेते हैं कि अनुच्छेद 94 का के तहत यह बताया गया है कि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र एक दूसरे को सौंपते हैं। इसका उल्लेख किसमें किया गया है? तो अनुच्छेद 94 का में, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो आप लोग बताएंगे 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच हुआ था। यानी इतने से इतने तक हुआ था। ठीक है, डेट याद रखिएगा। उस समय कुल कितनी सीटों पर निर्वाचन हुआ था? यानी चुनाव हुए थे कितने सीटों पर? तो आप लोग बताएंगे 489 सीटों पर निर्वाचन हुआ, यानी चुनाव हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बताया गया है? लोकसभा की प्रथम बैठक। अगर लोकसभा की प्रथम बैठक बात की जाए तो लोकसभा की प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। ये डेट इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान है? तो किसमें है? आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 330 के अंतर्गत। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि अनुच्छेद 330 खा के तहत असम के स्वायत्त क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के लोगों को शामिल नहीं किया गया है। तो यहाँ पे डिफरेंस है, याद रखिएगा कि
अनुच्छेद 330 में तो यह बताया गया, क्या बताया गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत यानी अनुच्छेद 330 के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान बताया गया है। किसमें? तो अनुच्छेद 330 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 330 खा के अंतर्गत क्या बताया गया है, इसको बिल्कुल याद रखिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल डीप में बताया गया है कि अनुच्छेद 330 खा के तहत असम के स्वायत्त क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र के लोगों को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है राज्यसभा में होते हैं, यानी बताना है क्या क्या होता है, तो आप लोग बताएंगे। चलिए देख लेते हैं। तो यहां पे आंसर हो जाएगा क्या होता है, तो 250 सदस्य, लेकिन वर्तमान में 245 है, याद रखिएगा 250 सदस्य, जिसमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं कि वर्तमान में यह संख्या 245 है। ये चीज़ बिल्कुल याद रखिएगा कि वर्तमान में यह संख्या 245 है, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा, 233 सदस्य राज्यों द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यानी 245 वर्तमान में इनकी संख्या है, 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा, 233 सदस्य राज्यों द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। चलिए आगे जल्दी से चलते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो लास्ट पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, तो किस वर्ष तक, तो आप ये लोग याद रखिएगा 2026 ईस्वी तक यथावत रहेगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है प्रथम स्पीकर जिनके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो कौन थे? तो आप लोग बताएंगे जीवी महावलंकर। और कब लाया गया था? तो 1954 में लाया गया था, 1954 में लाया गया था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। यह अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? तो आप लोग बताएंगे आचार्य जेवी कृपलानी। किसके द्वारा लाया गया था? तो आचार्य जेवी कृपलानी द्वारा लाया गया था। और क्या बताएंगे? जेवी कृपलानी आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। और जेवी कृपलानी कौन थे? तो ये सुचिता कृपलानी के पति थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व यानी सीटों की संख्या बतानी है। एक तरफ राज्य दिए हैं और एक तरफ सीटें यानी प्रतिनिधित्व दिए हैं। तो पहला देखते हैं, पहला है आंध्र प्रदेश में कितनी सीटें हैं लोकसभा में? तो आप बताएंगे आंध्र प्रदेश की तरफ से 25 सीटें हैं, तमिलनाडु में 39 हैं, महाराष्ट्र में 48 हैं, छत्तीसगढ़ में 11 हैं, पश्चिम बंगाल में 42 हैं। ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। चलिए 23 नंबर देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है भारत में लोकसभा का स्पीकर यानी अध्यक्ष क्या होता है, इसके बारे में बताना है। तो भारत में लोकसभा का स्पीकर क्या होता है? तो अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को चयनित किया जाता है। याद रखिएगा अनुच्छेद 93 में बताया गया है, यानी इसके तहत लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को चयनित किया जाता है। अनुच्छेद नंबर जरूर याद रखिएगा, हर एक क्वेश्चन में अनुच्छेद बताए गए हैं, इनको बहुत ही आराम पूर्वक आप लोग पढ़िएगा, गलती की संभावना नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? अगर लोकसभा का अध्यक्ष है इसको कैसे हटाया जा सकता है? तो आंसर की बात करें कैसे हटाया जा सकता है, तो आप लोग बताएंगे अनुच्छेद 94 खा के तहत लोकसभा के उपस्थित सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि अनुच्छेद
94 खा के तहत लोकसभा के उपस्थित सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है, परंतु 14 दिन पूर्व सूचित करना अनिवार्य है। कितने दिन पूर्व? तो आप लोग बताएंगे 14 दिन पूर्व सूचित करना अनिवार्य है, याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, देख लेते हैं। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी ये बताना है, तो बताएंगे। चलिए देखते हैं। तो आंसर हो जाएगा मीरा कुमार। कौन? आंसर हो जाएगा आपका मीरा कुमार। चलिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते रहे। सुचिता कृपलानी उत्तर प्रदेश की, यानी इनका नाम याद रखिएगा, सुचिता कृपलानी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है, यानी सुचिता कृपलानी जो है उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। इनका नाम याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट, सौमित्रा महाजन लोकसभा की द्वितीय महिला अध्यक्ष थी। कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि द्वितीय महिला अध्यक्ष लोकसभा की बताना है, तो आप लोग बताएंगे सौमित्रा महाजन। नेक्स्ट, वर्तमान की बात करें, देखिए यहाँ पे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ गया कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो आप लोग बताएंगे ओम बिड़ला हैं। कौन है? ओम बिड़ला। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है, तो किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो आप लोग बताएंगे लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा सीधे नियंत्रित होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। लोकसभा के सचिवालय का उल्लेख, यानी बताया गया है इसमें कि लोकसभा के सचिवालय का उल्लेख जो है कहाँ पे किया गया है, तो इसमें बताया गया है उल्लेख अनुच्छेद 98 में किया गया है। यानी लोकसभा के सचिवालय का उल्लेख अनुच्छेद 98 में किया गया है। और क्या बताया गया है? लोकसभा का महासचिव इनकी सहायता करता है। लोकसभा का महासचिव इनकी सहायता करता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 27 नंबर क्वेश्चन की देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी शक्तियां लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त हैं? यानी लोकसभा को राज्यसभा के ज़्यादा शक्तियां प्राप्त हैं, तो कौन कौन सी शक्तियां हैं ये बताना है। तो चलिए कौन कौन सी देखते हैं। तो पहला नंबर बताया गया है, धन या वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ये पहला पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट क्या है? धन विधेयक के निरस्तीकरण अथवा संशोधन के संबंध में, है ना, लोकसभा के बारे में बताया जा रहा है। तीसरा क्या बताया गया है? मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में। अब नोट की बात की गई है, नोट में जो चीज बताई गई है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बताई गई है? तो आप लोग बताएंगे अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संबंध में, यानी अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संबंध में राज्यसभा लोकसभा से अधिक शक्तिशाली हो जाता है। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली बात है कि अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन में राज्यसभा लोकसभा से अधिक शक्तिशाली हो जाता है। और ये बात किस अनुच्छेद में बताई गई है? तो आप लोग बताएंगे अनुच्छेद 312 के तहत यह बात बताई गई है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो आप लोग बताएंगे अनुच्छेद 249 के तहत। 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यसभा में वर्तमान सभापति हैं, तो कौन है? तो आप लोग बताएंगे वेंकैया नायडू हैं। आंसर हो जाएगा वेंकैया नायडू राज्यसभा के वर्तमान सभापति हैं। और यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं देख लेते हैं। अनुच्छेद 64 में, अनुच्छेद 64 एवं अनुच्छेद 89(1) के तहत, 89(1) के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यानी अनुच्छेद 64 एवं अनुच्छेद 89(1) के तहत उपराष्ट्रपति
राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और ये बातें किससे ली गई हैं, तो आप लोग बताना, ये जो है यूएसए के संविधान से लिया गया है, यह यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो वेंकैया नायडू कौन है, तो उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के पदेन सभापति हैं। और यह बातें किस में बताई गई हैं, तो अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89(1) में बताई गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में बताया गया सीधे सीधे क्या कि एक तरफ राज्य दिया है, एक तरफ सीटें दी हैं, यानी राज्यसभा में जो इतनी सीटें हैं, यानी राज्यसभा की सीटें बताई गई हैं कि आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी बताई गई हैं, तो आप बताएंगे 11 हैं। महाराष्ट्र में राज्यसभा की सीटें 19 हैं, कर्नाटक में 12 हैं, पश्चिम बंगाल में 16 हैं। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं कि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों को संरक्षित करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों को संरक्षित करता है। ये दोनों पॉइंट्स आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट, इनको याद रखिएगा कि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों को संरक्षित करता है। और दूसरा पॉइंट बताया गया है अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों को संरक्षित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? भारत में राज्य में उच्च सदन को, यानी राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? तो आप लोग क्या बताएंगे, यहाँ पे पूरा बताया गया है। आंसर हो जाएगा इसका विधानसभा। आंसर नहीं लिया है तो आप लोग लिख लीजिएगा विधानसभा। विधानसभा क्या हो जाएगा, विधानसभा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया गया है। क्या बताया गया है, तो आइए देख लेते हैं। राज्य विधानमंडल का उल्लेख भाग 6 अनुच्छेद 168 से लेकर के 212 में किया गया है। किसका, तो आप लोग बताएंगे राज्य विधानमंडल का उल्लेख भाग 6 तथा अनुच्छेद 168 से 212 में किया गया है। और देखिए क्या बताया गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। राज्य विधानमंडल 3 चीज़ों से मिलकर बना है। 3 चीज़ों से मिलकर बना है, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो आप लोग बताएंगे। पहला विधानसभा, यानी इसका जिक्र आप लोग याद रखिएगा, इसका जिक्र अनुच्छेद 170 में किया गया है। यानी राज्य विधानमंडल 3 चीज़ों से मिलकर बना है। पहला विधानसभा, जिसका जिक्र 170 यानी अनुच्छेद 170 में किया गया है। दूसरा राज्यपाल से मिलकर बना है। तीसरा विधान परिषद से मिलकर बना है, जिसका जिक्र किसमें किया गया है, तो अनुच्छेद 169 में किया गया है। यानी याद रखिएगा, पहली बात, राज्य विधानमंडल 3 चीज़ों से मिलकर बना है। पहला विधानसभा, जिसका जिक्र अनुच्छेद 170 में किया गया है। दूसरा राज्यपाल। तीसरा विधान परिषद, इसका जिक्र अनुच्छेद 169 में किया गया है। तो ये अनुच्छेद याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। विधानसभा को निम्न सदन या जनता का सदन या लोकप्रिय सदन कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, विधानसभा को निम्न सदन या जनता का सदन या लोकप्रिय सदन कहते हैं। विधान परिषद को क्या बोलते हैं, उच्च सदन। तो यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा, याद रखिएगा, विधानसभा। यहाँ पूछा गया कि विधानमंडल के उच्च सदन को क्या बोलते हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे, विधान परिषद। क्या हो जाएगा, विधान परिषद। आंसर हो जाएगा विधान परिषद। यानी राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को विधान परिषद कहते हैं। विधानसभा नहीं, विधान परिषद। तो इनको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। तो विधानसभा को निम्न सदन या जनता का सदन या लोकप्रिय सदन कहते हैं। दूसरा पॉइंट बताया गया है क्या, कि विधान परिषद को उच्च सदन या कभी ना भंग होने वाला सदन या बौद्धिक सदन या स्थायी सदन
स्थायी सदन, याद रखिएगा, स्थायी सदन के नाम से भी जाना जाता है। तो उच्च सदन विधान परिषद को बोलते हैं और निम्न सदन जो है विधान सभा को बोलते हैं, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में कौन सा एकमात्र राज्य है जहां सामान्य यानी सिविल कोड लागू है, यानी कॉमन सिविल कोड लागू है? तो आप लोग बताएंगे गोवा। गोवा में सामान्य यानी कॉमन सिविल कोड लागू है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। सामान्य सिविल कोड का उल्लेख अनुच्छेद 44 में किया गया है, याद रखिएगा। कॉमन सिविल कोड का उल्लेख अनुच्छेद 44 में किया गया है। इसमें सामान्य नागरिक संहिता की बात की गई है, यानी इसमें क्या बताया गया है? तो इसमें सामान्य नागरिक संहिता की बात की गई है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में, ये देखिए करंट का क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा, करंट अफेयर्स में आ सकता है कि हाल ही में उत्तराखंड में सिविल कोड लागू करने के लिए एक कमेटी गठित की गई है। पूछ सकता है कहाँ की गई है, तो आप लोग बताएंगे उत्तराखंड में सिविल कोड लागू करने के लिए एक कमेटी गठित की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है? तो अब आंसर हो जाएगा विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है, इसे समाप्त किया जा सकता है। यानी विधान परिषद का एक नाम क्या है कि कभी ना भंग होने वाला सदन। पॉइंट्स देख लेते हैं, काफ़ी पॉइंट्स बताए गए हैं इंपॉर्टेंट, तो आप लोग याद रखिएगा। विधान परिषद का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो आप लोग बताओगे अनुच्छेद 169 यानी 169 में किया गया है। दूसरा पॉइंट्स क्या बताया गया है कि विधानसभा का उल्लेख अनुच्छेद 170 में किया गया है, यानी विधान परिषद का उल्लेख 169 में किया गया है, विधानसभा का उल्लेख अनुच्छेद 170 में किया गया है। आगे देखते हैं, राज्य विधानमंडल का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो अनुच्छेद 169 में किया गया है, 168 में किया गया है। तो इन अनुच्छेदों को याद रखिएगा। एक बार फिर से रिपीट कर दें कि विधान परिषद का उल्लेख अनुच्छेद 169 में, विधानसभा का उल्लेख अनुच्छेद 170 में, 170 में, राज्य विधानमंडल का उल्लेख अनुच्छेद 168 में किया गया है। और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं देख लेते हैं। राज्यसभा का उल्लेख, अगर बात की जाए राज्यसभा का उल्लेख किस में किया गया है? तो आप लोग बताएंगे अनुच्छेद 80 में किया गया है। और लोकसभा का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो अनुच्छेद 81 में किया गया है। और पूछा जाए संसद का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो आप लोग बताएंगे अनुच्छेद 79 में किया गया है। तो इनको याद रखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 169 में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बात की जा रही है विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की बात की जा रही है, और विधान परिषद का उल्लेख किसमें किया गया है? तो अनुच्छेद 169 में, लास्ट क्वेश्चन में बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम अथवा यानी तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है? तो बताना है। तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का, आंसर क्या हो जाएगा? राज्य विधानसभा में न्यूनतम सदस्य 60 तथा अधिकतम सदस्य 500 हो सकते हैं। आप लोग याद रखिएगा कि विधानसभा में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60 हो सकती है और अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 हो सकती है। चलिए, और एक पॉइंट हम लोग बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि ये 2026 तक यथावत बना रहेगा, यानी 2026 तक ये संख्या ज्यों का त्यों रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन, टोटल 60 क्वेश्चन के करीब करीब हैं, तो आप लोग 36 नंबर क्वेश्चन पे हैं। राज्य में धन विधेयक यानी मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है, तो कहाँ किया जा सकता है? तो आंसर आप लोग बताएंगे कहाँ किया जा सकता है? तो केवल विधानसभा में धन विधेयक पारित किया जा सकता है या प्रस्तुत किया जा सकता है। कुछ पॉइंट्स हैं। राज्य में धन विधेयक अनुच्छेद
199 के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। याद रखिएगा, राज्य में जो धन विधेयक पारित किया जाता है वह अनुच्छेद 199 के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी? तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अपने उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं, इनको याद रखना है। क्या कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आप लोग बताएंगे सुचिता कृपलानी थी। और ये कब बनी? तो आप लोग बताएंगे 163 ईस्वी में यह बनी, यानी 1963, यानी 1963 ईस्वी में ये बनी। और कहाँ की थी, कहाँ की बनी? तो यूपी की बनी। ये कौन थी? तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी, और 1963 ईस्वी में बनी और यूपी की बनी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी अगर पूछा जाए? तो आप लोग बताएंगे सरोजनी नायडू। ये भी यूपी की थी, यानी यूपी की बनी थी प्रथम महिला राज्यपाल। 38 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में सही है, यानी अनुच्छेद 162 में क्या क्या बताया गया है वो बताना है। तो आंसर हो जाएगा, आप लोगों का आंसर हो जाएगा, राज्य के कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किया गया है। राज्य के कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार किया गया है, किसमें? तो अनुच्छेद 162 में किया गया है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। 39 नंबर क्वेश्चन, राज्य के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा, राज्य के विधानसभा द्वारा। राज्य के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण राज्य के विधानसभा द्वारा किया जाता है। इसमें पॉइंट्स बताया गया है क्या कि अनुच्छेद 164(5) में राज्य के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद याद रखिएगा 164(5) में बताया गया है कि राज्य के सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य की विधान परिषद किसी विधेयक को पहली बार कितने समय के लिए रोक सकती है? तो आप लोग बताएंगे 3 माह के लिए, यानी 3 माह के लिए विधान परिषद किसी विधेयक को अपने पास, यानी पहली बार 3 माह के लिए रोक सकती है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं कि अनुच्छेद 197 यानी 197 में यह बताया गया है कि किसी विधेयक का उल्लेख किया गया है, यानी 197 अनुच्छेद 197 में किसी भी विधेयक का उल्लेख किया गया है। अगला पॉइंट इसमें क्या बताया गया है कि पहली बार तो रोक सकता है 3 माह के लिए, और दूसरी बार कितने माह के लिए रोक सकता है? तो 1 माह के लिए। यानी अगर इनके टोटल किया जाए तो 1 माह प्लस 3 माह बराबर 4 माह, यानी अधिकतम कितने दिन के लिए रोका जा सकता है? तो आप लोग बताएंगे 4 माह के लिए रोका जा सकता है। तो इसमें 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं कि राज्य यानी विधान परिषद किसी विधेयक को पहली बार 3 माह के लिए अपने पास रोक सकता है, और दूसरी बार 1 माह के लिए अपने पास रोक सकता है, और अगर पूछा जाए कि अधिकतम कितने माह के लिए रोक सकता है तो आप लोग सीधे सीधे बताइएगा 4 माह के लिए रोक सकता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। 41 नंबर क्वेश्चन दे देते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के विधानसभा के 17वां के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो आप लोग बताएंगे राज्यपाल के द्वारा दिए जाते हैं। अनुच्छेद की बात कर लें तो अनुच्छेद 174(1) का के अंतर्गत राज्यपाल विधानसभा के 17वां के आदेश दे सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या बताया गया है कि अनुच्छेद 174(1) के अंतर्गत राज्यपाल विधानसभा का विघटन कर सकता है। तो इन अनुच्छेदों को आप लोग याद रखिएगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में
कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो आप लोग बताएंगे अनुच्छेद 170। यानी सीधा सीधा बताया जा चुका है आप लोगों को कि विधानसभाओं का निर्वाचन का प्रावधान किसमें बताया गया है, यानी विधानसभा की बात किसमें कही गई, तो अनुच्छेद 170 में बताया गया है। चलिए और 43 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है? यानी किस राज्य, यानी ऐसा कौन सा राज्य है जहां विधान परिषद की सर्वाधिक सदस्य संख्या है? तो आप लोग बताएंगे उत्तर प्रदेश। यहाँ पे सदस्यों की संख्या यानी कितनी सीटें हैं, तो आप बताएंगे 403 सीटें हैं। और अगर बात करें न्यूनतम विधानसभा सीटें, तो न्यूनतम विधानसभा सीटें कौन, ऐसा राज्य कौन सा है? तो सिक्किम। यहाँ पे सबसे कम सीटें हैं, यानी सिक्किम में सिर्फ 32 सीटें हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूनतम संघ शासित राज्य में विधानसभा सीटें कितनी हैं, तो आप बताएंगे 30 सीटें हैं। और कहाँ हैं? तो पुदुचेरी, यानी यह एक संघ शासित राज्य है। अगर पूछा जाए सिर्फ न्यूनतम विधानसभा सीटें वाला राज्य, तो आप लोग बताएंगे सिक्किम है 32 सीटें। अगर पूछा जाए कि न्यूनतम संघ शासित वाला राज्य जहाँ पे न्यूनतम सीटें हैं, तो आप लोग बताएंगे पुदुचेरी, जहाँ पे 30 सीटें हैं। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन के अनुसार आंसर देंगे। 44 नंबर क्वेश्चन, मुख्यमंत्री से संबंधी कथन, यानी मुख्यमंत्री के बारे में बताया गया है यहाँ पे। तो आइए देख लेते हैं। तो पहला नंबर क्या बताया गया है? वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है, सही है। दूसरा है वह विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, बिल्कुल सही है। तीसरा देखते हैं, तीसरा बताया गया है उसका पद पर बना रहना बहुत कारकों पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही है। चौथा बताया गया है मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो आप लोग बताएंगे 25 वर्ष होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है, तो कौन सम्मिलित है? तो आप लोग बताएंगे पहला विधान सभा एवं राज्यपाल सम्मिलित है। दूसरा पॉइंट क्या बताएंगे? राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि बजट विधानसभा में पूर्व स्थापित होने से पूर्व, यानी बजट की स्थापना होने से पूर्व खुल जाए तो क्या होगा? यानी बजट विधानसभा में पारित होने जा रहा है और उससे पहले ही खुल जाए तो क्या होगा? तो आप लोग बताएंगे राज्य के वित्त मंत्री को त्यागपत्र देना होगा। चलिए नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो चलिए देखते हैं कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा राज्यपाल द्वारा 1/6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, यानी जितने भी सदस्य होंगे उनका 1/6 सदस्य मनोनीत किया जाएगा। किसके द्वारा? तो आप लोग बताएंगे राज्यपाल द्वारा, यानी 5 जगहों से मनोनीत किया जाता है, यानी निर्वाचित किया जाता है। कौन कौन से? तो पहला हो गया राज्यपाल द्वारा 1/6 सदस्य। दूसरा देखते हैं, दूसरा किसके द्वारा? तो आप लोग बताएंगे स्थानीय संस्थाओं द्वारा 1/3 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। तीसरा क्या बताना है? विधानसभा द्वारा 1/3 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। अगला है स्नातकों द्वारा 1/12 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। अगला है शिक्षकों द्वारा 1/12 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। अगला है, और यानी ये 5 जगह से निर्वाचित किए जाते हैं, याद रखिएगा। और क्या बताया गया है अगला पॉइंट में? ये अनुच्छेद 171 के तहत होता है।
यह अनुच्छेद 171(3) के तहत होता है, यानी इनका निर्वाचन किया जाता है। कितनी जगह से? तो 5 जगह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य में विधायिका का दूसरा सदन नहीं है? तो आप लोग बताएंगे तमिलनाडु में नहीं है, लेकिन कहाँ पे है? तो आप लोग बताएंगे विधायिका का दूसरा सदन जो है 6 राज्यों में है। नहीं है तो तमिलनाडु में नहीं है, और बाकी जगह है तो 6 राज्यों में है। तो कौन कौन से हैं तो वो बताने हैं। तो आप लोग बताएंगे, पहला हो गया बिहार, दूसरा हो गया उत्तर प्रदेश, तीसरा हो गया महाराष्ट्र, चौथा हो गया कर्नाटक, पांचवा हो गया आंध्र प्रदेश, और छठवां हो गया तेलंगाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में किसी राज्य की विधानसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं? तो आप लोग बताएंगे 500 सदस्य हो सकते हैं, यानी विधानसभा की बात करी जाए तो इसमें कितने सदस्य हो सकते हैं? 500 सदस्य हो सकते हैं, और यह 2026 तक यथावत रहेंगे। ये चीज याद रखिएगा, बार बार बताई जा रही है। 50 नंबर क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन है, विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु विहित की गई है। विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी बताई गई? तो आप लोग बताएंगे 25 वर्ष बताई गई है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं। अनुच्छेद 173 खा में न्यूनतम आयु का उल्लेख किया गया है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 173 खा में न्यूनतम आयु के बारे में बताया गया है। अगला पॉइंट, विधानसभा में न्यूनतम विधान परिषद, विधानसभा में तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष चाहिए, लेकिन विधान परिषद में न्यूनतम आयु 30 वर्ष की होनी चाहिए। यानी विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयु वगैरह वाले क्वेश्चन इनको अच्छे से पढ़िएगा, यहाँ से क्वेश्चन 100% आते ही हैं। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए। तो किसे देना चाहिए? आप लोग जानते हैं उपाध्यक्ष को देना चाहिए। और इस कुछ बताया गया है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अनुच्छेद 179 खा के तहत हस्तलिखित त्यागपत्र उपाध्यक्ष को सौंपता है। यानी अनुच्छेद 179 खा के तहत, यानी इसमें यह बताया गया है कि इसको हस्तलिखित त्यागपत्र किसको सौंपना है? तो उपाध्यक्ष को सौंपना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 52 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है, विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष यानी स्पीकर पद पर बना रहता है। पद पर बना रहता है तो कब तक? तो आप लोग बताएंगे विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक। याद रखिएगा। 53 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है, बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है? तो आप लोग बताएंगे 6 माह तक बना रह सकता है। अगला 54 नंबर क्वेश्चन है, कौन से राज्य ने मुसलमानों के लिए नौकरी तथा शिक्षा में प्रवेश हेतु आरक्षण प्रस्तावित किया है? करंट का क्वेश्चन है। तो आप लोग बताएंगे आंध्र प्रदेश द्वारा। और इसने कब किया था? तो 2004 में किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और 55 नंबर क्वेश्चन है, राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है। राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है। तो आप लोग बताएंगे राज्य की विधानसभा के द्वारा। राज्य की विधानसभा के द्वारा राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। संचित निधि का उल्लेख अनुच्छेद 266(1) में किया गया है। जो संचित निधि है इसका उल्लेख किसमें किया गया है? तो आर्टिकल 2661 में किया गया है। 56 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल द्वारा
मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है? तो आप लोग बताएंगे अनुच्छेद 164 यानी 164 के द्वारा। अनुच्छेद 164 के द्वारा भारत के संविधान के, जो भारत का संविधान है उसके अनुच्छेद 164 के द्वारा राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। और 57 नंबर क्वेश्चन है, 57 नंबर क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो आप लोग बताएंगे अनुच्छेद 167। 58 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? तो आप लोग बताएंगे किसी राज्य की विधानमंडल। आगे 59 नंबर क्वेश्चन है, राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आप लोग बताएंगे कितनी होनी चाहिए? तो आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। यानी राज्यपाल के पद के लिए जो निर्वाचन, इसका निर्वाचन होने के लिए यानी राज्यपाल बनने के लिए कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन और ये टॉपिक होता है कंप्लीट। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू।